अगर आप कंफ्यूज है कि आपको ओल्ड रिजीम चूज करना चाहिए या न्यू रिजीम चूज करना चाहिए, या कितनी डिडक्शंस होनी चाहिए कि मेरे लिए ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल हो, अगर मैं ओल्ड रिजीम चूज करता हूं तो क्या मुझे कोई फॉर्म फाइल करने की जरूरत है, ये सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ कौन कौन सी डिडक्शंस मैं प्लान कर सकता हूं, कौन कौन सी डिडक्शन मुझे ओल्ड रिजीम में अवेलेबल होगी, ये सारी चीजों के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। This video will be one-stop solution for every questions. Okay, so let's get started. सबसे पहले हम न्यू रिजीम के टैक्स स्लैब को डिस्कस कर लेते हैं। तो 0 to 4 लाख की इनकम में नील होता है, ठीक है। 4 to 8 लाख आपको 5% पे करना होता है। देन 8 to 12 लाख आपको 10%, ये 5% करके बढ़ता रहता है। फिर आपका 12 to 16 लाख, अगेन जो 4 लाख का डिफरेंशियल अमाउंट है उस पर आपको 15%, देन 20%, देन 25%। अगर आप इसको एग्रीगेट करते हो तो दैट विल बी 3 लाख। सो अप टू 24 लाख रुपीज ऑफ इनकम आपको जो टैक्स पे करना है दैट इज 3 लाख रुपए। अब कई लोग बोलेंगे कि 12 लाख की इनकम पे तो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखी है कि वो छूट है। तो जो अप टू 12 लाख आपकी इनकम होती है उस पे जो आपको एग्जेम्पशन मिलती है दैट इज अंडर सेक्शन 87A। एक रिबेट दे रखी है गवर्नमेंट ने 60,000 रुपीज की। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख होती है तो आपके जो टैक्स बनेगा दैट इज दिस 20,000 एंड दिस 40,000। अगर आप इसको क्लब करोगे तो 60,000 होगा। तो गवर्नमेंट ने आपको इसकी रिबेट दे दी, तो आपको अप टू 12 लाख कोई टैक्स नहीं पे करना। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक गेम खेली। गेम क्या खेली कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से 1 रुपए भी ऊपर होती है तो आपको इस रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जो भी 60,000 अर्लियर आपको रिबेट मिल रही थी वो आपके टैक्स में ऐड हो जाएगा। तो ये स्कीम उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जिनकी इनकम या तो 12 लाख है या 12 लाख से नीचे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपका यहाँ पे न्यू रिजीम समझ लिया। अब एक बार हम ओल्ड रिजीम में भी टैक्स स्लैब्स को समझ लेते हैं। ओल्ड रिजीम के अंदर 0 to 2.5 लाख नील होता है, इस पे कोई टैक्स नहीं पे करना होता। 2.5 to 5 लाख आपका 5% टैक्स होता है, दैट इज 12,500 अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो। और 5 to 10 लाख जो भी आपका अमाउंट होता है दैट इज 5 लाख रुपीज, इस पे आपको 20% पे करना पड़ता है विच इज 1 लाख रुपीज। अगर आप इसको क्लब करोगे तो दैट विल बी 1,12,500, यानी कि अप टू 10 लाख आपको कितना टैक्स पे करना है 1,12,500। एंड ओवर एंड अबव जो भी आपका 10 लाख होता है दैट विल बी टैक्स एट 30%, यानी कि जो भी आप 10 लाख रुपए से ऊपर पैसा कमाते हो उस पर आपको 30% गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसके अंदर जो रिबेट होती है जो कि अभी हमने देखा, जो कि न्यू रिजीम में आपको 60,000 रुपीज की मिलती है अंडर सेक्शन 87A, सेम आपको ओल्ड रिजीम में भी मिलती है बट वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 12,500 तक होती है। सिर्फ इतनी ही रिबेट आपको मिलेगी। तो बेसिकली अगर 5 लाख से नीचे की आपकी इनकम है तो वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, उससे ऊपर कुछ भी इनकम है तो वो आपकी टैक्सेबल होगी। ये रिबेट आपकी अगेन टैक्स में ऐड हो जाएगी, सेम वे जैसे न्यू रिजीम में 12 लाख तक एग्जाम्प्ट, उससे ऊपर जो भी इनकम उसमें ये आपको टैक्स पे करना पड़ जाता है, ये रिबेट वहां से हट जाती है। नाउ द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो आपको कितनी टैक्स पे करनी पड़ेगी इन द ओल्ड रिजीम एंड द न्यू रिजीम। ओके, तो अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो आपको ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई और डिडक्शंस नहीं है तो ये कैलकुलेशन है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डिडक्शंस लेने के बाद और कितनी क्वांटम होने के बाद आपको ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल होगा। तो उस पार्ट तक आपको वेट करना पड़ेगा, जस्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारी इनकम 15 लाख रुपए है तो ओल्ड रिजीम में हमें कितना टैक्स लगेगा अगर हमारे पास कोई भी डिडक्शंस नहीं है तो। सबसे पहले 15 लाख की इनकम में से आपको एक फ्लैट 50,000 का डिडक्शन यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के अंदर आपको मिल जाता है अंडर सेक्शन 16। ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता ही मिलता है, इसके लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, गवर्नमेंट ने दे रखा है, ठीक है। तो आपका अगर 15 लाख की सैलरी है तो दैट विल बी 14,50,000, जो टैक्स कैलकुलेट होगा 14,50,000 पे होगा, ठीक है। तो अप टू 2.5 to 5 लाख आपका 12,500 का टैक्स आ जाएगा। 5 to 10 लाख 20%, यानी कि 1 लाख रुपए का टैक्स आ जाएगा। जो रिमेनिंग 4.5 लाख बचा, अप टू 5 लाख 12,500, 5 to 10 लाख जो 5 लाख का डिफरेंशियल हुआ उस पे सीधा 20%, 1 लाख रुपए। और जो ऊपर के आपके 4,50,000 हुए उस पे आपको सीधा 30% पे करना पड़ेगा, दैट विल बी 1,35,000। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो दैट विल बी 2,47,500। अगर इसके ऊपर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको कंपलसरी पे करना पड़ेगा, दैट विल बी 2,57,400। बट ये टैक्स आपको तब लगेगा अगर आपकी कोई और इन्वेस्टमेंट्स या डिडक्शंस नहीं है, सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने इसमें रखा है, ठीक है। अब हम एक बार समझ लेते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में हमें 15 लाख की इनकम पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अप टू 4 लाख आपको पता है नील है, उसके बाद आपको 5% पे करना होता है।
और उसके बाद फिर 10%, उसके बाद फिर 15%, ठीक है। तो अप टू 12 लाख आपका टैक्स बनता है 60,000, मैंने आपको पहले ही बताया था। और रिबेट नहीं मिलेगी तो ये 60,000 आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई रिबेट नहीं है, ठीक है। जो रिमेनिंग आपको 2.25 लाख बचा, ये कैसे आया, आपकी टोटल इनकम 15 लाख हो गई, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने ओल्ड रिजीम में अंडर सेक्शन 16 50,000 क्लेम किया था, वो यहाँ पे 75,000 होती है। तो जो आपका रिमेनिंग, जो आपका नेट टैक्सेबल इनकम बचती है, वो लग बचती है 4,25,000। ये मैं सैलरी के केस में डिस्कस कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है। तो जो 2,25,000 बचा, उस पे आपको 15% पे करना पड़ेगा, दैट विल बी 93,750। उसके ऊपर 4% का एचईसी लगाएंगे, तो जो आपका टैक्स बनेगा 97,500 आपका टोटल टैक्स बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग यहाँ तक रुके हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और लोग गूगल पे, चैट जीपीटी पे हर जगह सर्च करते रहते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स, कितनी डिडक्शंस हम क्लेम करें कि ओल्ड रिजीम हमको बेनिफिशियल हो जाए। न्यू रिजीम में आपको पता है फ्लैट रेट्स है, तो उस पर मिनिमम टैक्स आपको इतना तो लगेगा ही। अगर इससे भी कम टैक्स पे करना है तो आपको ओल्ड रिजीम में डिडक्शन इस हिसाब से प्लान करने पड़ेंगे कि न्यू रिजीम से भी कम टैक्स वहां बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि 15 लाख की इनकम पे कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए कि हमें ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल पड़े। तो उसका मैं आंसर आपको कर देता हूं, दैट विल बी 5,43,750। अगर आपकी इतनी डिडक्शंस अवेलेबल है आपके पास, तो आपको ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम से भी बेनिफिशियल पड़ेगा। ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट की लिमिट ये है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा है तो आपको ओल्ड रिजीम ही बेनिफिशियल पड़ेगा। ऑल्दो न्यू रिजीम में रेट्स लोअर हैं, बट स्टिल आपको ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल के साथ क्लैरिफाई करता हूं। सेम 15 लाख का इनकम हम लेते हैं, ठीक है। ये आपकी इनकम होगी 15 लाख रुपीज की, ठीक है। इसके अगेंस्ट में ये मैंने आपको जो लिमिट बताई अभी कि इतनी मेरे को डिडक्शन चाहिए होगी, तो ये मेरी डिडक्शन हो गई। उसके बाद ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16 50,000। तो जो मेरी नेट इनकम बच जाएगी, दैट विल बी 9,06,250, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें से जो 5 लाख होता है, उस पर हमारा टैक्स बनता है 12,500। मैंने अभी आपको ऊपर, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में समझा दी थी बेसिक, ठीक है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट मेरा बच गया, वो बचा 4,06,250। इसके ऊपर मुझे सीधा 20% पे करना है। अगर मैं उसको पे करता हूं तो ये मेरा टैक्स आएगा 81,250। 81,250 प्लस 12,500, ये मेरा कितना बन जाएगा, टोटल बन जाएगा ये मेरा 90, ये मेरा टोटल बन जाएगा 93,750, ठीक है। अब आप एक चीज कंपेयर करो, मैंने अभी आपको न्यू रिजिम के अंदर टैक्स निकाल के दिखाया था, तो आप ये देखो, जो मेरा ये टैक्स था 93,750, और जो मैंने न्यू रिजिम के अंदर टैक्स निकाला था 93,750, ये दोनों वेरीफाई होते हैं। यानी कि अगर आपकी डिडक्शन 5,43,750 है, तो आपको ओल्ड रिजिम में ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, तो आप बेझिझक ओल्ड रिजिम चूज कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है। अब लोग ये पूछते हैं कि मेरी सैलरी 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, तो मेरे को कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, मेरे लिए क्या ब्रेक इवन पॉइंट है। तो मैं उसके लिए आपको एक समरी चार्ट दे देता हूं। अगर आपको नीड होगी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने एक समरी चार्ट प्रिपेयर करी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ब्रेक इवन डिडक्शंस की क्या लिमिट है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है ये स्पेशली। अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट्स और इतनी डिडक्शंस करते हो, तो आपको एक ब्रेक इवन लेवल मिल जाएगा। इसके ऊपर आप, अगर आपकी डिडक्शंस है, तो आप ओल्ड रिजिम चूज करो। अगर इससे नीचे है तो आप आंख बंद करके सीधा न्यू रिजिम ऑप्ट कर लो, क्योंकि क्योंकि रेट्स भी कम दे रखे हैं वहां पे, और आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड रिजिम में आपको पता है स्क्रूटनी के चांसेस बढ़ रहे हैं, बट जिन लोगों की ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो अपने टैक्स का नुकसान ना करें और वो अपना ओल्ड रिजीम ही चूज करें। मैंने जो लिस्ट दे रखी है, इसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स 4,50,000 है, अगर आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है, तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 4,50,000। इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है डिडक्शन, ठीक है। अगर आपकी इनकम है 15 लाख, तो आपको चाहिए 5,43,750। ये मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल के साथ पूरा वेरीफाई कराया है, ठीक है। अगर आपकी इनकम है 20 लाख रुपीज, तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 7,08,330। अगर आपकी इनकम 25, अगर आपकी इनकम 25 लाख है, तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 8 लाख रुपीज। अगर ये इन्वेस्टमेंट्स की क्राइटेरिया आप फुलफिल कर देते हो, तो आपको ओल्ड जिम बेनिफिशियल होगी 200%। खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, आप वहां पे अपनी इनकम डालो, वहां पे आप ये डिडक्शंस डालो, और अब आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब लोगों को काफी सारे डाउट्स आते हैं कि कौन कौन से डिडक्शंस मैं ओल्ड रिजीम में क्लेम कर सकता हूं। न्यू रिजीम के अंदर कोई डिडक्शंस नहीं मिलती, एक्सेप्ट कुछ है, जैसे कि आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस 80CCD2 पार्ट 2 वाला होता है। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस होता है, ये आपको अलाउ होता है, ठीक है। इसके अलावा एक अग्निवीर योजना वाली स्कीम होती है, जो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लेके आए थे, उसके अंडर की भी डिडक्शंस आपको अलाउड मिल जाती है, ठीक है।
उसके अलावा जो ओल्ड रिजीम में जब मैंने आपको लिमिट बताई, अगर उतनी इन्वेस्टमेंट्स आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं आपके पास ये सारी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। सबसे क्रूशियल रोल जो इसमें आता है वो एचआरए का आता है। अगर आपके पास एचआरए डिडक्शंस हैं तभी कहीं ना कहीं आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाओगे, क्योंकि बाकी सारे लिमिट्स में, बाकी सारे डिडक्शंस में तो कैपिंग लगी हुई है। बट एचआरए में एक ऐसा है जहां पे आप काफी अच्छा क्वांटम सेव कर सकते हो। सबसे पहला है एक्चुअल एचआरए। जो भी आपको एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ है आपके एम्प्लॉयर के फॉर्म 16 के अंदर, ये गिवन होता है जो भी आपको एक्चुअल एचआरए मिला है आपके एम्प्लॉयर से, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उसका 10%। सपोज करो आपको रेंट पेड आपने किया 1 लाख रुपए, ठीक है, और जो भी आपकी बेसिक सैलरी है, सपोज करो 2 लाख रुपए अगर आपकी बेसिक सैलरी है, उसका 10% यानी कि 20,000 रुपीज आपको माइनस करके 80,000 आपका ये अमाउंट बनेगा जो कि एलिजिबल होगा। थर्ड है आपका 50% और 40% ऑफ सैलरी। अब ये 40% किस में एप्लीकेबल होगा, 50% किस में एप्लीकेबल होगा, ये गिवन है रूल 2A के अंदर। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। एचआरए का अगर आप रूल 2A पढ़ोगे, उसके अंदर साफ साफ गिवन है कि अगर आपकी सिटी जो भी है वो मेट्रो सिटीज में काउंट होती है तो आपको 50% तक का एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर वो नॉन मेट्रो सिटीज है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40% ऑफ योर सैलरी का बेनिफिट मिलेगा। अब मेट्रो सिटीज कौन कौन सी काउंटेड है, सिर्फ ये सिटीज ही मेट्रो सिटीज है, इसके अलावा सारी नॉन मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये 4 सिटीज के अंदर आप रहते हो तो आपको 50% मिल जाएगा। अदर देन किसी भी सिटी में आप रहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 40% के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। एचआरए हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है एटीसी। एटीसी के अंदर आपको पता है चैप्टर 6A की डिडक्शंस आ जाती हैं, जिसके अंदर आपको एलआईसी, पीपीएफ, होम लोन का प्रिंसिपल पार्ट, अगर आप होम लोन आपने ले रखा है तो उसका प्रिंसिपल पार्ट जो होता है वो एटीसी के लिए एलिजिबल होता है। और जो उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर आपको 24B के अंदर उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने कोई सुकन्या समृद्धि योजना में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो ये भी आपका एटीसी का पार्ट होता है। एटीडी के अंदर मेडिक्लेम के अंदर आपका आ जाता है, अगर आपने इंडिविजुअल के लिए कर रखा है तो 25,000 आपको मिल जाएगा। अगर आपने पेरेंट्स के लिए कर रखा है, पेरेंट्स अगर आपके सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर वो नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपको 25,000 का मिल जाएगा। तो एक हम इसमें मैक्सिमम अगर हम निकालें तो 25,000 फॉर योर सेल्फ एंड 50,000 फॉर योर पेरेंट्स इफ दे आर सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो 75,000 तक का हम यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। एक आपका आता है एटीसीसीडी 1B के अंदर आपका एनपीएस की कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन इसके लिए मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट जो है वो 50,000 रुपीज है। उसके अलावा आपका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन होता है जो मैंने आपको ऊपर बताया। इसके अंदर एक चीज है, अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है और आपका हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस आ रहा है तो वो मैक्सिमम 2 लाख तक ही अलाउड होगा। मतलब 2 लाख तक आप सैलरी से एडजस्ट कर सकते हो, बाकी आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये पांचों आपके पास डिडक्शन होनी चाहिए, तभी आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। और जो एचआरए के लिए हम सैलरी देखते हैं ना, जो 10% ऑफ सैलरी आप मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था, उसमें बेसिक प्लस डीए दोनों ऐड होता है, ठीक है। यहाँ इसको कंक्लूड करते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई इशू आती है, कोई परेशानी आती है, या आप अपना टैक्स प्लान करना चाहते हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है 8377918930। या तो आप हमारी वेबसाइट www.vitartaconsultant.com पे विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें ईमेल कर सकते हो vitartaconsultant@gmail.com। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो या आपको ये डिडक्शंस की जो लिमिट मैंने आपको बता रखी है इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स आए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 8377918930। या आपको ये पीडीएफ भी चाहिए हो तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।